हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह आपके सामने फिर से हम समष्टि अर्थशास्त्र का B5 सीरीज़ जो हमारा चल रहा है उसमें हम पार्ट सेकेंड लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने पूर्ण रोजगार संतुलन पढ़ा। अब हम देखते हैं आधिक्य मांग या अधिमांग, एक्सेस डिमांड, है ना। उस वीडियो में भी हमने बात की थी कि जब पूर्ण रोजगार का संतुलन होता है तो पूर्ण रोजगार संतुलन पर ही तीन अवस्थाएं हमको देखनी है। एक तो पूर्ण रोजगार का संतुलन जब एडी और एएस दोनों बराबर हों, एक आधिक्य मांग जब एडी ज़्यादा हो, और एक न्यून मांग जब एडी कम हो, है ना। एडी मतलब समग्र मांग, एएस मतलब समग्र पूर्ति। देखिए नाम से ही क्लियर है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी। जब समग्र मांग एडी पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति से अधिक हो तो उसे आधिक्य मांग या अतिरिक्त मांग या अधिमांग, एक्सेस डिमांड कहते हैं। नाम से क्लियर हो गया कि समग्र मांग ज्यादा है, किससे? समग्र पूर्ति से। कब? पूर्ण रोजगार स्तर पर। इस बात को हमने यहाँ पर डायग्राम से भी बताया है, लेकिन पहले और कुछ देखें। देखिए डायग्राम में हम देखें, चलिए सबसे पहले ये एएस समग्र पूर्ति वक्र है, एडी समग्र मांग वक्र है, दोनों ई बिंदु पर बराबर हैं, एडी इक्वल टू एएस है। ये पूर्ण रोजगार का स्तर हमने माना है और उस पर ई बिंदु पर संतुलन वाई एफ पूर्ण रोजगार का स्तर है, पूर्ण रोजगार का आय स्तर है। यदि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाती है ना, अब पूर्ति तो बढ़ नहीं रही क्योंकि पूर्ण रोजगार का स्तर है, जितने भी साधन उपलब्ध थे सारे काम पर हमने लगा दिए, पूर्ण उपयोग हो गया है। अब अर्थव्यवस्था में यदि उपभोग मांग या निवेश मांग या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या निर्यात मांग में वृद्धि, किन्हीं भी कारणों से यदि समग्र मांग बढ़ती है तो समग्र मांग वक्र हमारा एडी से एडी वन ऊपर शिफ्ट हो गया, एडी वन। तो वर्तमान में हमारी जो समग्र मांग है वो देखिए एडी वन है ना। समग्र पूर्ति तो बढ़ेगी नहीं, तो ये पूर्ण रोजगार का जो स्तर है इस पर हम देखते हैं कि पूर्ति तो इतनी ही है, ई वाई एफ, इतनी समग्र पूर्ति है ना। जबकि मांग कितनी है, इस आय स्तर पर मांग कितनी है, बी वाई एफ। तो मांग बी वाई एफ है, पूर्ति ई वाई एफ है। मांग कितनी ज्यादा है, ई बी, इतनी मांग ज्यादा है। इसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड का अर्थ क्या रहा, समग्र पूर्ति और समग्र मांग में अंतर। कब? पूर्ण रोजगार के स्तर पर। तो यहां पर यही लिखा हमने, पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र पूर्ति कितनी है, ई वाई एफ। पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग कितनी है, बी वाई एफ। ये हमने ब्लू इंक से बनाया है जो वर्तमान के मांग स्तर को बताता है। यहां पर बी वाई एफ हो गया। हम देख रहे हैं कि बी वाई एफ इज ग्रेटर देन ई वाई एफ, ठीक है ना, एडी ग्रेटर देन एएस। आधिक्य मांग कितनी है, ई बी, इतना ही गैप क्रिएट हो रहा है ना, ये आधिक्य मांग है। अब यहां पर पूर्ण रोजगार का स्तर है, रोजगार अब बढ़ा नहीं सकते हैं, उत्पादन बढ़ नहीं सकता है। तो फिर जब मांग ज्यादा होती है ना, डिमांड का जब प्रेशर होता है, सप्लाई की शॉर्टेज होती है, तो हम देखते हैं कि कीमतें बढ़ती हैं, कीमत स्तर बढ़ता है। कीमत स्तर के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, स्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कीमत स्तर में वृद्धि होगी। कीमत स्तर में वृद्धि कितनी होगी, जितना डिमांड का प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी कीमतें ज़्यादा होंगी। तो यहाँ कीमतों को कौन बढ़ा रहा है, ये जो गैप है ना, ई बी का जो गैप है आधिक्य मांग का, यही कीमतों को बढ़ाता है। जितना गैप ज़्यादा होगा उतनी कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी। तो हम इस गैप को स्फीतिक अंतराल, इन्फ्लेशनरी गैप भी कह सकते हैं, क्योंकि इस गैप के कारण ही कीमत स्तर में वृद्धि हुई है। देखिए हमने यहाँ लिखा है पूर्ण रोजगार होने से उत्पादन और रोजगार नहीं बढ़ सकता है, इसलिए आधिक्य मांग के दबाव से कीमत स्तर बढ़ेगा। इस कारण से इसे स्फीतिक अंतराल, इन्फ्लेशनरी गैप भी कहा जाता है। और वो कितना है,
EB। देखिए अलग से जैसे मान लो इन स्फीतिक अंतराल को परिभाषित करना चाहें तो हम क्या परिभाषित करेंगे, पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग के आधिक्य को आधिक्य मांग कहा जाता है और इस आधिक्य मांग के कारण ही कीमत स्तर बढ़ता है, इसलिए इस अंतराल को स्फीतिक अंतराल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है, जो आधिक्य मांग का गैप है वही स्फीतिक अंतराल है। यदि प्रश्न ऐसा आए परीक्षा में आधिक्य मांग क्या है या स्फीतिक अंतराल क्या है, तो आंसर सेम हो गया। आधिक्य मांग के कारण या स्फीतिक अंतराल के कारण सेम होंगे, आधिक्य मांग या स्फीतिक अंतराल के प्रभाव सेम होंगे, और आधिक्य मांग या स्फीतिक अंतराल को नियंत्रित करने के, कंट्रोल करने के मेजर्स, उपाय पूछे तो भी सेम होंगे। तो ये हमको दिमाग में क्लियर करना है कि आधिक्य मांग या स्फीतिक अंतराल एक ही बात है। अब हम लेते हैं आधिक्य मांग के कारण। मांग क्यों बढ़ी, तो कौन सी मांग, एडी समग्र मांग है ना। समग्र मांग के कंपोनेंट हमने 4 तो पढ़े थे, सी, आई, जी और एक्स माइनस एम। उपभोग मांग, निवेश मांग, सरकारी मांग, निर्यात मांग, शुद्ध निर्यात मांग, ये हमने पढ़ा था। तो बस उन्हीं कारणों को हम ले लेते हैं। पहला, जैसे उपभोग में वृद्धि, जैसे हमारी उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाए, एमपीसी में वृद्धि हो जाए, है ना। हमारी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने से भी यदि हमारी उपभोग मांग बढ़ जाती है तो भी समग्र मांग बढ़ सकती है, क्योंकि सीए पार्ट है किसका, एडी का। फिर है निवेश मांग। यदि निजी निवेश में वृद्धि हो जाती है, क्यों, क्रेडिट फैसिलिटीज बहुत सारी अवेलेबल हैं, बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल होने से निवेश की मांग बढ़ती है, निवेश के लिए प्रोत्साहित होते हैं यदि उद्यमी, तो निवेश की मांग भी बढ़ सकती है और इससे भी समग्र मांग बढ़ जाएगी। फिर है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो, जैसे सरकार निर्माण कार्यों में वृद्धि कर दे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने से भी बाजार में पैसा आएगा और इससे भी बाजार में मांग बढ़ेगी। अगला है निर्यात मांग, एक्स में वृद्धि। हमारे द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनकी मांग विदेशों में बढ़ जाती है, तो यहाँ से निर्यात ज़्यादा होंगे, है ना। निर्यात ज़्यादा होने से यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी। फिर मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, या जिसको हम हीनार्थ प्रबंधन भी मैंने यहाँ लिखा है कि अर्थव्यवस्था में घाटा हो रहा है, पूरा करने के लिए सरकार नई करेंसी प्रिंट करवाती है। यदि नई करेंसी प्रिंट होती है तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, जिससे लोगों के पास पैसा आता है और बाजार में डिमांड बढ़ती है। फिर है करों में कटौती से प्रयोज्य आय में वृद्धि। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है हमारी, कब, जब हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उस टैक्स रेट में गवर्नमेंट कमी कर दे। जब टैक्स रेट कम होती है तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, खर्च करने योग्य इनकम है, वो बढ़ जाती है, तो हम खर्च ज़्यादा करते हैं, इससे भी समग्र मांग बढ़ जाती है। ये सारे कारण हैं जिनके कारणों से समग्र मांग बढ़ती है। अब हम बात करें आधिक्य मांग के कारण, रोजगार, कीमत स्तर, उत्पादन, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे तो जनरली बात हम ये कह दें कि भाई कीमत स्तर बढ़ेगा, है ना, ये तो प्रभाव है ही। उत्पादन नहीं बढ़ेगा, पूर्ण रोजगार है तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये स्थितियों पर, कैसी स्थितियां विद्यमान हैं अर्थव्यवस्था में, उस पर डिपेंड करेगा। पहली स्थिति यदि हम ये विचार करें कि यदि अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक बेरोजगारी है, पूर्ण रोजगार की परिभाषा तो वही है, अनैच्छिक बेरोजगारी का अभाव। ऐच्छिक बेरोजगारी तो रह सकती है, ऐच्छिक बेरोजगारी है, और यदि उनमें कुछ लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएं, जो ऐच्छिक बेरोजगारी है उनमें लोग काम करने के लिए यदि तैयार हो जाएं, तो कुछ मात्रा में रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और कीमतों में वृद्धि का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, कब तक, जब तक वो ऐच्छिक बेरोजगार काम पर लगते रहें, उत्पादन बढ़ता रहे, तब तक कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। ये लिखा हमने, यदि अर्थव्यवस्था में ऐच्छिक बेरोजगारी है तो उपलब्धता के आधार पर, अर्थात जो ऐच्छिक बेरोजगार हैं वो काम पर जितने भी अवेलेबल हैं, लगने के लिए तैयार हैं,
उतने लग जाए तब तक रोजगार और उत्पादन बढ़ेगा और कीमत स्तर में वृद्धि नहीं होगी। शर्त यही है यदि ऐच्छिक बेरोजगार कार्य के लिए तैयार रहें। दूसरा तो हमने वही लिखा है जो हमने यहाँ पढ़ा है कि यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, ऐच्छिक बेरोजगारी भी नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं है ना, तो अधिक की मांग से कीमत स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि रोजगार और उत्पादन तो नहीं बढ़ पाएगा। तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि जो संसाधन हैं उनके वैकल्पिक साधन यदि उपलब्ध हो जाएं, साधनों की पूर्ति लोचदार हो, है ना, ऐसी स्थिति में कीमतें नहीं बढ़ेंगी। देखिए, यदि उत्पादन के साधनों की पूर्ति लोचदार है, मतलब वैकल्पिक साधन उपलब्ध हो जाते हैं, तो फिर उत्पादन बढ़ सकता है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी, पूर्ति बेलोचदार होने पर कीमतें बढ़ेंगी, और यदि साधनों की पूर्ति नहीं बढ़ पाई तो कीमतें बढ़ेंगी। ये हो गया हमारा उत्पादन और रोजगार और कीमत पर प्रभाव, ये कारण। अब हम देखते हैं कि इसे अधिक की मांग या स्फीति अंतराल को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम लेते हैं अधिक की मांग को नियंत्रित करने के उपाय या स्फीति अंतराल को नियंत्रित करने के उपाय। कीमतों में वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम डिमांड को कंट्रोल करें। डिमांड कंट्रोल होगी तो स्फीति अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, है ना। सबसे पहले जो नीतियां हैं उनको 2-3 भागों में बांट देते हैं, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और अन्य उपाय, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होता है? सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो नीतियां हैं उसको हम कहते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का संबंध सरकार से होता है ना। अब इसमें कैसे क्या उपाय किए जाएं, तो उसके अपने सब पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे पहला है आय नीति, रेवेन्यू पॉलिसी। आय नीति के अंतर्गत सरकार क्या कर सकती है? टैक्स रेट जो अभी चल रही है ना उसको बढ़ा दिया जाए, जो डायरेक्ट टैक्स हैं। टैक्स रेट बढ़ाने से लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, प्रयोज्य आय, खर्च करने योग्य आय है, वो कम हो जाएगी, तो खर्चा कम करेंगे। और क्या कर सकते हैं? नए कर लगा दिए जाएं, नए कर लगाएं या कर दरों में वृद्धि करें। अल्टीमेट टारगेट क्या है हमारा? लोगों की प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम को कम करना, जिससे मांग कम हो जाएगी। दूसरा है व्यय नीति, एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना है कि जो आवश्यक नहीं है ऐसे सभी प्रकार के व्ययों को रोका जाए, क्योंकि सरकार जो खर्चा करती है अल्टीमेटली किसी न किसी व्यक्ति के पास आता ही है, जिससे बाजार में मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए सरकार को जितने भी जो भी निर्माण कार्य आवश्यक नहीं हैं या अनुत्पादक व्यय हैं या जिनको अभी टाला जा सकता है, ऐसे सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करना चाहिए। तीसरा है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट या पब्लिक बोरोइंग में वृद्धि। सार्वजनिक ऋण क्या होता है? तो सरकार जो है वो लोगों से उधार लेती है। किस लिए? केवल बाजार में तरलता को कम करना, बाजार में जो लिक्विडिटी है उसको कम करना है। लोगों के पास जो कैश अवेलेबल है वो किन्हीं स्कीमों के माध्यम से खींच ले सरकार, इसको हम कहते हैं सार्वजनिक ऋण। मुख्य उद्देश्य क्या है? बाजार में तरलता को कम करना, नकदी को कम करना। तो सरकार को लोगों से ज़्यादा उधार लेना चाहिए, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करनी चाहिए। उनके पास पैसा कम बचेगा, डिमांड कम हो जाएगी। फिर है घाटे की वित्त व्यवस्था पर पाबंदी, डेफिसिट फाइनेंसिंग पर पाबंदी। सरकार के बजट में जब घाटा होता है तो घाटे के एक भाग को पूरा करने के लिए सरकार केंद्रीय बैंक से नई करेंसी प्रिंट कराती है, नई मुद्रा जारी करवाती है, उसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो घाटे की वित्त व्यवस्था को रोकना चाहिए, नई करेंसी प्रिंट नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो बाजार में लोगों के पास फिर से पैसा आ जाएगा और डिमांड और बढ़ जाएगी। तो हमको घाटे की वित्त व्यवस्था को रोकना होगा। फिर हम बात करते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति ये क्या होती है? तो देश में जो केंद्रीय बैंक है उसकी मुद्रा की पूर्ति से संबंधित जो भी नीति है, मुद्रा एवं साख से संबंधित नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। इसको हैंडल कौन करता है? केंद्रीय बैंक हैंडल करता है। राजकोषीय नीति को सरकार हैंडल करती है ना।
तो केंद्रीय बैंक की मुद्रा की पूर्ति से संबंधित जो नीति है उसको हम कहते हैं मौद्रिक नीति। इससे जितने भी उपाय हैं उनको अभी यहाँ पर तो हमने मिक्स लिखा है, वैसे मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय दो भागों में हम बांट सकते हैं। इसको हम मनी बैंकिंग वाले वीडियो जो हमने दिए हैं उनमें आप देखें, उसमें हमने इसको डिटेल से समझा रखा है। यहाँ पर मौद्रिक नीति कैसी लगानी पड़ेगी, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, महंगी मुद्रा नीति, या हम कहें संकुचित। संकुचित मतलब बाजार में मुद्रा की पूर्ति को कम करना। हाँ, यहाँ हमारा टारगेट क्या है मौद्रिक नीति में, कि लोगों के पास पैसा कम से कम पहुंचे और उनके पास है वो केंद्रीय बैंक के पास आए, ये हमारा टारगेट है। इसमें महंगी मुद्रा नीति हम लागू करेंगे, तो संकुचित या महंगी मौद्रिक नीति लागू की जाएगी। इसमें बैंक दर में वृद्धि, सबसे पहले ये मात्रात्मक उपाय हैं। बैंक दर का मतलब क्या होता है इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सिंपल वे में ऐसा ही समझ लें कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जो पैसा उपलब्ध कराती है सिक्योरिटीज के बदले में, उसको हम बोलते हैं बैंक दर, है ना, जिस रेट पर। तो बैंक दर अगर बढ़ जाएगी तो केंद्रीय बैंक से वाणिज्यिक बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा, उनको महंगा मिलेगा तो वो लोगों को भी महंगा देंगे, अर्थात ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, लोन महंगा हो जाएगा। लोन महंगा होगा तो लोग लोन लेने के लिए नहीं आएंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी। फिर है नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, है ना, CRR, SLR, LRR। नकद आरक्षित अनुपात का मतलब होता है हर वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात जो है वो स्वयं के पास, RBI के पास नकद रूप में, संपत्ति के रूप में रिजर्व रखना पड़ता है। यदि यह रिजर्व रेशो बढ़ा दिया जाए तो बैंकों को ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, लोन देने के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना, लिक्विडिटी कम हो जाएगी लोन देने के लिए। तो यहाँ पर लोनिंग कैपेसिटी को कम करना है, इसलिए केंद्रीय बैंक जो है वो CRR, LRR, SLR इनमें सब में वृद्धि करती है। तो इसमें बैंक दर में वृद्धि करनी है, रिजर्व रेशो में वृद्धि करनी है। खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री, ओपन मार्केट ऑपरेशन में, खुले बाजार की क्रियाओं में, खुले बाजार की क्रिया क्या होती है, केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना या खरीदना, ये खुले बाजार की क्रिया है। अब यहाँ स्फीति को नियंत्रित करना, बाजार में महंगाई है ना, तो यहाँ पर प्रतिभूतियों को बेचो। केंद्रीय बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों को बाजार में प्रतिभूतियाँ उपलब्ध कराती है, तो इससे क्या होगा, प्रतिभूतियाँ वो खरीदेंगे और कैश जो है, लिक्विडिटी है, वो केंद्रीय बैंक के पास आ जाएगी। बैंकों के, वाणिज्यिक बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा, तो लोन कम दे पाएंगे। तो हम तो यही तो चाहते हैं कि वाणिज्यिक बैंक वो अपनी लोनिंग को कम करे, है ना। तो इसके लिए प्रतिभूतियों की बिक्री हो जाएगी, इससे बाजार से कैश जो लिक्विडिटी है वो केंद्रीय बैंक के पास आएगी। फिर है नैतिक दबाव, मॉरल शोषण। देखिए सभी वाणिज्यिक बैंकें जो हैं केंद्रीय बैंक से ही जुड़ी हुई हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक की प्रत्येक सलाह को उनको मानना है। तो जब भी स्फीति आती है तो केंद्रीय बैंक जो है वो सभी वाणिज्यिक बैंकों को ऐसा निर्देश देती है, सलाह करती है ना, सेमिनार के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, कैसे भी इनको सलाह देती है कि अपने को जो स्फीति है इसको नियंत्रित करना है, अपनी जो लोनिंग है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ये इस प्रकार से प्रोत्साहित करती है केंद्रीय बैंक, किसको, वाणिज्यिक बैंकों को, और वाणिज्यिक बैंक इसको, इन नियमों को मानती है, इस सलाह को मानती है और इसको कंट्रोल करती है। फिर सीमांत आवश्यकता में वृद्धि, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे बैंक 1 लाख का गोल्ड रखने पर 75,000 रुपया लोन देती है, इट मीन्स 25% जो है वो मार्जिन हो गया। अगर इसको 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया जाए कि 1 लाख का गोल्ड रखोगे और 50,000 लोन मिलेगा, लोग लोन लेने नहीं आएंगे। तो केंद्रीय बैंक मार्जिन बढ़ा देती है, अगर मार्जिन बढ़ा देती है तो लोनिंग कम हो जाएगी। तो सीमांत आवश्यकता में वृद्धि, ये मौद्रिक नीति के कुछ उपाय, ये राजकोषीय नीति। और अन्य उपाय क्या हो सकते हैं, आयातों में वृद्धि कर लें, जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, है ना, ऐसी वस्तुओं का सरकार जो है वो आयात बढ़ा सकती है। आयात बढ़ने से अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो प्राइसेस गिर जाएंगी। मजदूरी दरों में वृद्धि को रोकना, वेज फ्रीजिंग, मजदूरी दरों को बढ़ने से रोक दिया जाए, क्योंकि मजदूरी दरें यदि बढ़ती हैं तो आय बढ़ने पर
खर्चा भी बढ़ेगा, अर्थात डिमांड भी बढ़ जाएगी, इसलिए इसको हमको फ्रीज करना पड़ेगा वेजेस को। फिर राशनिंग प्रणाली, जैसे राशन की दुकानों पर सरकार जो है वो एक निश्चित मात्रा निश्चित कीमत पर उपलब्ध कराती है ना, ये सरकार को करना पड़ेगा ताकि एक जो बेसिक नीड्स हैं वो लोगों की पूरी हो जाएं और अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएं जो है वो कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो जाए। उपलब्ध साधनों का पूर्ण क्षमता से उपयोग, कुछ साधन यदि बेकार पड़े हैं या उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है तो उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर लें, जिससे रोजगार और उत्पादन बढ़ जाएगा, है ना। फिर सट्टेबाजी पर नियंत्रण, लोग कालाबाजारी करते हैं, उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उनको छिपा देते हैं और जानबूझकर कीमतें आर्टिफिशियली कीमतें बढ़ती जाती हैं, तो उसको रोकना है। फिर बचतों को प्रोत्साहन, सरकार जो है वो अच्छी नई नई स्कीम लाए जिससे कि लोग जो हैं वो बचत करने के लिए प्रेरित हों। बचतें ज़्यादा होंगी तो उपभोग अपने आप कम हो जाएगा, तो उपभोग की मांग घटेगी, समग्र मांग भी घटेगी और आधिक्य मांग कम हो जाएगा। इस प्रकार से ये कुछ उपाय हैं जिससे आधिक्य मांग या स्फीति के अंतराल को रोका जा सकता है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।